तो लीजिए सुनिए मालती जोशी जी की कहानी शापित शैशव। दरवाजे की घंटी इतनी जोर से बजी कि क्षण भर को हम सभी सहम गए। मैं समझ गई कि पारुल आई है और खूब भरी हुई आई है। दरवाजा खुलते ही वह घर में दाखिल हुई, पर रोज की तरह दन दनाती हुई अपने कमरे में गुम नहीं हुई। रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने तीखी आवाज में पूछा, आपने नीलम के यहाँ फोन किया था? हाँ किया था। और सोनल के यहाँ भी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। क्यों? अब इस क्यों का कोई क्या जवाब दे। इस तरह शहर भर में मुनादी करवाने की क्या जरूरत थी। अब इस सिरफरी लड़की को कोई कैसे समझाए कि लड़की रात के 10-11 बजे तक घर नहीं लौटती तो घबराहट तो होती ही है। फिर उसकी मेज पर यहाँ वहाँ लिखे नंबरों को घुमाना भी पड़ता है। दरअसल तुम्हारे पापा यहाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कड़कती आवाज में कहा। पापा घर पर रहें या न रहें, मेरे लिए शहर भर के फोन खड़खड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव नो राइट एंड आई हेट इट। आइंदा ख्याल रखें, उसने निर्णायक स्वर में कहा और पैर पटकती हुई अपने कमरे में गुम हो गई। गुस्से से, अपमान से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त किया। मुझे मालूम था कि लक्ष्मी रामधन बड़ी उत्सुकता से यह सारा प्रसंग देख रहे हैं। उत्तेजना से उनकी आंखें फटी जा रही हैं। वे शायद रात से ही घात लगाए बैठे थे कि अब कुछ अभूतपूर्व होकर रहेगा। एक तो सौतेली माँ का ठप्पा और दूसरे बिटिया का ऐसा घनघोर अपराध। पर मैंने उन्हें निराश ही किया। मैं तो अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं करना चाहती थी, पर एकदम चुप्पी लगा जाना भी शायद मेरे हक में अच्छा ना होता। वे लोग इसे कमजोरी ही समझते, इसलिए बेजारी की मुद्रा बनाकर मैंने कहा, घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना रहे तो ऐसा ही होता है। बच्चों को ना बोलने की तमीज आती है और ना रहने का ढंग। अरे बड़ी बूढ़ी थी तो उनकी कौन सुनवाई होती? रामधन बोला। अम्मा जी बेचारी खुद ही डरी डरी सी रहती। आया ने मार लड़िया कर मूड पे बिठा लिया था। कुछ कसर थी तो बोर्डिंग में पूरी हो गई। चलो तुम सब्जी छौंको और कुछ नाश्ता पानी चाहिए हो तो पूछ लो। इन बातों का तो कोई अंत ही नहीं, मैंने सभा का समापन करते हुए कहा और अपने कमरे में चली आई। सारा दिन मेरी आंखों के सामने उसका वह तमतमाया चेहरा घूमता रहा। कैसा तो सुंदर रूप पाया है, पर गुस्से में कितना विकृत हो जाता है। इस लड़की से कैसे पार पाया जाएगा? एक सुव्यवस्थित भविष्य के लालच में मैंने यह कैसा अनचाहा बोझ उठा लिया। नहीं, अनचाहा कहना तो गलत होगा। उस समय तो कितनी ललक थी, कितना उत्साह था, पर अब डॉक्टर कुमार ने कोई बात नहीं छिपाई थी, पहले से आगाह कर दिया था। रजनी जी, मेरे घर में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास है। ईश्वर की कृपा से सुख सुविधा का सारा सामान घर में मौजूद है। पर हाँ, घर में मेरी एक बिटिया भी है जो अपने में ही एक समस्या है। बोलती है तो पत्थर मारती है। अब तक तो हॉस्टल में थी, इसलिए आचार व्यवहार का कोई ढंग मैं उसे सिखा नहीं पाया हूँ। हाई स्कूल करने के बाद अब मैं उसे घर पर ले आया हूँ। सोचा था कल को उसे शादी करके फिर दूर जाना ही है। कुछ दिन तो बाप के पास रहे, कुछ तो मन के तार जुड़े, पर बड़ा मुश्किल लग रहा है। बल्कि अब तो मैं इस चिंता में घुल रहा हूँ कि इस उज्जट को ब्याहेगा कौन। अगर कोई माई का लाल दहेज के लालच में ले भी गया तो 4 दिन बाद ही मेरे दरवाजे पर छोड़ जाएगा। इसीलिए पत्नी की मृत्यु के इतने वर्षों बाद मैंने फिर से शादी करने का फैसला कर लिया है। सोचता हूँ घर में सौतेली ही सही, माँ आएगी तो एक वातावरण बनेगा, कुछ संस्कार जगेंगे। ईमानदारी की बात तो यह है कि यह शादी मैं अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। सच है, डॉक्टर कुमार ने कोई बात छिपाई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं स्थिति की भयावहता की कल्पना नहीं कर पाई थी। बल्कि मैंने तो यह रिश्ता एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। 35 वर्ष की आयु में मुझे 17 साल की लड़की की माँ बनने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब लगता था उस 17 वर्षीय आफत को देखे बिना ही यह चुनौती स्वीकार करना मूर्खता थी, पागलपन था। मेरी और पारुल की पहली मुलाकात ही बड़ी लोमहर्षक थी। बिटिया को उसकी सहेली के यहाँ छोड़कर डॉक्टर केवल एक दिन के लिए इंदौर आए थे। हमारी शादी बहुत ही सादे समारोह में संपन्न हुई। भोज का आयोजन भी लंबा चौड़ा नहीं था। भैया ने केवल कुछ चुनिंदा दोस्तों और परिजनों को ही बुलाया था। फिर भी रात के 11 बज ही गए। भाभी उतनी रात को विदा करने के लिए तैयार नहीं थी, पर इनकी जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। कोई बारात की विदाई तो थी नहीं। हम दोनों ही कार में बैठकर चले तो 4 बजते बजते घर पहुंच गए।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए बंधनवार सजे होंगे या किसी ने अल्पना डाली होगी, और मैंने यह भी नहीं सोचा था कि शहनाई की मंगल ध्वनि मेरा स्वागत करेगी, कि ढोलक की थाप से पूरा मोहल्ला गुंजायमान होगा। हम लोगों की शादी तो एक अनुबंध मात्र थी। भैया भाभी ने उसे एक उत्सव का रूप दे दिया था, बस। इस और वह उत्साह नहीं होगा, यह मुझे मालूम था। फिर भी मुंह अंधेरे अंधेरे अपने ही हाथों से ताला खुलकर घर में दाखिल होते हुए मन बुझ गया। वेलकम होम, उन्होंने औपचारिकता बरती। थैंक यू, मैंने शिष्टाचार निभाया। थोड़ा सा मुस्कुरा दी ताकि मेरी हताशा जाहिर ना हो। थक गई हो ना, अभी आराम कर लो। इतनी रात में घर क्या देखोगी? जी हाँ, अभी तो अपना ही कमरा दिखा दीजिए। कमरे में जाते ही मन प्रसन्न हो गया। लगा कि आने वाले के सम्मान में इसे नए सिरे से सजाया गया है। डोर मैट से लेकर बाथरूम में रखे टॉवल तक सब कुछ नए नए, नया भी और ताज़ा भी। मन के किसी कोने में जो एक कांटा सा था, मैं किसी की बासी गृहस्थी सजाने जा रही हूँ, वह कसक एकदम दूर हो गई। वॉश लेकर बाहर आई तो देखा ये कॉफ़ी लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थैंक यू, मैंने मग उठाते हुए कहा, पर यह धन्यवाद मेरी औपचारिकता नहीं थी। मेरे हृदय से उनका आभार माना था। इस समय सचमुच कुछ पीने का मन हो रहा था, पर घर में कोई था ही नहीं जो अनुरोध करता, और अपने आप बनाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सचमुच कृतज्ञ थी। मुझे आते ही रसोई में पैर नहीं देना पड़ा। मैं तो सोच रही थी अब तो सुबह होने को है, सोकर क्या होगा, पर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो दिन काफ़ी चढ़ चुका था और ये तैयार हो चुके थे। आज छुट्टी नहीं लेंगे? मैंने कातर स्वर में पूछा। जल्दी लौट आऊँगा, इन्होंने मुझे आश्वस्त किया। आओ नाश्ता कर लेते हैं, मैं रुका हुआ हूँ। नाश्ते की मेज पर ही रामधन से मुलाकात हुई। उसी ने फिर से लक्ष्मी से मेरा परिचय करवाया। ये मेरी गृहस्थी के 2 आधार स्तंभ हैं, इन्होंने परिहास में कहा, पर मुझे तो तीसरे की तलाश थी। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, पूछ लिया, बिटिया से नहीं मिलवाएंगे? क्षण भर को उनके चेहरे पर असमंजस के भाव उभरे। वह शायद बेबी तो सवेरे ही लौट आई है, रामधन ने सूचना दी। बुलावे का? नहीं नहीं, रहने दो, हम ही चले जाएंगे, इन्होंने तुरंत कहा, और इतनी फुर्ती से खड़े हो गए मानो पल भर की भी देर की तो रामधन बिटिया को बुला लाएगा। आओ, इन्होंने कहा, और मैं घसीटती सी उनके पीछे चल दी। मुझे आश्चर्य भी हो रहा था और बुरा भी लग रहा था। क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि कोई उत्सुकता से झांकी ले? मिलने के लिए ठेठ कमरे में ही जाना पड़ेगा। पिछले बरामदे से सटा हुआ सबसे आखिरी कमरा उसका था। दरवाजा बंद था और भीतर माइकल जैक्सन चीख रहा था। इन्होंने नॉक किया। खुला है, अंदर से कर्कश आवाज आई। दरवाजा ठेलकर हम दोनों भीतर गए। बिस्तर पर औंधी लेटी वह कोई पुस्तक पढ़ रही थी। हमें दिखते ही जीन्स में कसी उसकी टांगों का हवाई नृत्य थम गया। ओह पापा, आप हैं? मैं समझी रामधन होगा। इन्होंने आगे बढ़कर पहले कैसेट बंद किया, फिर गंभीर स्वर में बोले, निकी, निकी, मेरा मतलब है इनसे मिलो, ये तुम्हारी मम्मी है। ओह आई सी। बस, इससे ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने अपनी पोज तक नहीं बदली। इन्हें भी बुरा लगा, एकदम चीखे, निक्की, यह क्या है? केयर आर योर मैनर्स, यू हैव एनी टैक्स से उठकर बात नहीं कर सकती तुम? वह एकदम उछलकर खड़ी हो गई, अपने छोटे छोटे बालों को गर्दन के एक झटके के साथ पीछे फेंकते हुए बोली, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताश्री। लीजिए, मैं खड़ी हो गई। अब अगर आप चाहेंगे तो मैं माताश्री की चरण वंदना भी कर सकती हूँ। गुस्से से इनका चेहरा तमतमा उठा। मुझे डर हुआ कहीं ये बेटी को एक झापड़ नहीं ना रसीद दे। मैंने अपनी दोनों हथेलियों से उनका दाहिना हाथ थाम लिया। सोचा मेरे स्नेह के उत्ताप से उनकी उत्तेजना कुछ तो कम होगी। चलिए, मैंने मनुहार की और इन्हें उसी तरह थामकर बाहर ले आई। बाहर आकर देखा लक्ष्मी और रामधन दोनों कमरे की ओर कान लगाए बैठे हैं। उन्हें जरूर ही निराशा हुई होगी। एक बात का यकीन जरूर आ गया कि इस घर में अगर कोई भी नाटक हुआ तो दर्शकों का अभाव नहीं रहेगा। अपने कमरे को की सुरक्षित चारदीवारी से में आकर मैंने खुलकर सांस ली। इतनी देर से दम जैसे घुटा जा रहा था, लेकिन ये अब भी गुस्से से थर थर काँप रहे थे। प्लीज रिलैक्स, मैंने इनके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। अपरिचय की सारी दीवारें संवेदना के उस प्रवाह में बह गई। कुछ क्षण बाद ये भी नॉर्मल होने लगे। सॉरी रजनी, इन्होंने भर्राई आवाज में कहा। अरे फॉरगेट इट, मैंने इन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। विश्वास कीजिए, मैंने किसी बात का जरा भी बुरा नहीं माना है। आप जरा उस लड़की की ओर से तो सोच कर देखिए।
आप एक अनजान औरत को एकदम उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं यह तुम्हारी माँ है, बताइए। और आप उससे अपेक्षा करते हैं कि वह तमीज़ से पेश आए, उसकी प्रतिक्रिया एकदम नॉर्मल हो। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? देखिए, बच्चे के मन में माँ की एक तस्वीर होती है, वह हर किसी को माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन निक्की को तो अपनी माँ भी याद नहीं, कुल जमा 2 साल की तो थी वह। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसने माँ के चित्र तो देखे होंगे, उसी के सहारे उसकी कल्पना में एक तस्वीर बनाई होगी। क्या पता वह मन ही मन उस तस्वीर को पूजती होगी। आप उससे यह आशा तो नहीं कर सकते कि वह मुझे देखते ही अपनी सारी श्रद्धा, सारा आदर मुझे दे दे। इसमें समय लगता है, बल्कि मेरा मन तो यह आग्रह भी नहीं करता कि वह मुझे मम्मी ही कहे। उसके अंतर मन से जो संबोधन निकलेगा मुझे वही स्वीकार्य होगा। सुनिए, मैंने अनुनय भरे स्वर में कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? इन्होंने प्रश्नार्थक नज़रों से मुझे देखा। आप निक्की को मेरे सामने या मेरे लिए डांटेंगे नहीं, वह मेरे साथ कैसे भी पेश आए आप कुछ नहीं कहेंगे। यह मेरी लड़ाई है, इसे मैं अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। आप बीच में पड़ेंगे तो मैं यह बाजी निश्चित ही हार जाऊंगी, इसलिए प्लीज़, एज यू प्लीज़। बड़ी देर बाद इन्होंने कहा और उठकर ड्यूटी पर चले गए। कितनी दिलेरी से मैंने यह चुनौती स्वीकार की थी, किस बहादुरी से ऐलान किया था कि यह मेरी लड़ाई है, इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी। पर अब लग रहा है कि यह बड़बोलापन मुझे महंगा पड़ रहा है। यह जंग जीतना उतना आसान नहीं है। यह लड़की तो मुझे परछाई भी नहीं छूने देती। इस उठापटक में उसके पिता भी दूर छिटकने लगे। मैंने एक संकल्प लिया था, घर का वातावरण जब तक सहज और सामान्य नहीं हो जाता तब तक हम ना तो किसी रिश्तेदार को आमंत्रित करेंगे, न स्वयं कहीं जाएंगे, और जब भी जाना होगा तो तीनों साथ जाएंगे। रिश्तेदारों का तो वैसे भी कोई खतरा नहीं था। माँ जी की मृत्यु के बाद मेहमानों का सिलसिला वैसे ही थम गया। खाली घर में दीवारों से सिर फोड़ने कौन आता? इन्हें भी किसी के यहाँ जाने का या बुलाने का चाव नहीं रह गया, पर कहीं बाहर जाने के लिए वे अकुला उठे। घर में हमेशा एक अव्यक्त तनाव बना रहता, जिससे इनका मन घर से भागने का होता था। यूं तो बिटिया रानी हमारी किसी बात पे दखल नहीं देती थी, पर उसकी यह उपेक्षा ही मन पर बोझ बन जाती थी। पर कहीं जाना भी तो आसान नहीं था। हम लोग कहीं पिक्चर या पार्टी में भी जाते तो मेरा मन अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता। शहर से दूर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। निक्की को क्या हर बार सहेली के यहाँ भेजा जा सकता था? उसे ही यह क्या अच्छा लगता? घर पर उसे नौकरों के भरोसे छोड़ना भी संभव नहीं था। लोग बाग माखौल नहीं उड़ाएंगे। तुम हर बार उसके बीच में क्यों ले आती हो? ये झल्ला थे। लेकिन उसे एकदम नज़रअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। मैं समझा थी। आखिर एक दिन मैंने कह ही डाला, आप ही ने तो कहा था कि यह शादी आप सिर्फ बिटिया के लिए कर रहे हैं। हाँ कहा था, इच्छी के। तो क्या इसी की सजा दे रही हो मुझे? और फिर 2 दिन तक बच्चों की तरह मुंह फुलाए घूमते रहे। इन्हें इस तरह नाराज करके जिसे मनाने का मैं प्रयत्न कर रही थी, वह तो मुझे जरा भी लिफ्ट नहीं दे रही थी। मेरा हर प्रयास वह विफल कर रही थी। गृह प्रवेश के दूसरे दिन तड़के मेरी आंख खुल गई। श्रीमान जी गहरी नींद में सो रहे थे। सोचा अपने लिए फर्स्ट क्लास चाय बना ली जाए। कल का पूरा दिन तो मानसिक ऊहापोह में और औपचारिकताओं में बीत गया। एक बार भी चाय का मजा नहीं आया। रसोई में जाते हुए देखा निक्की के कमरे की लाइट जल रही है। सोचा दोस्ती के लिए अच्छा मौका है। उसके पिताजी भी साथ में नहीं। फट 2 कप चाय बनाई और दरवाजे पर हल्के से नॉक किया। निक्की। दरवाजा इस तेजी के साथ खुला कि मैं सहम कर 2 कदम पीछे ही हट गई। फिर संभलते हुए मैंने कहा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? तुम्हारे कमरे में रोशनी देखी, सोचा कि सुबह की चाय निक्की के साथ ही पी जाए। मेरा नाम पारुल है। पापा श्री ने शायद आपको बताया नहीं। ओह सॉरी। अपमान के उस घूंट को किसी तरह पीते हुए मैंने कहा, अच्छा बताओ नाश्ते में क्या लोगी? आज तुम्हारी पसंद का ही नाश्ता बनाते हैं। मेरी चिंता रहने दें, उसने कप हाथ में लेते हुए कहा। मेरा नाश्ता रामधन बना देगा। आप तो जिनकी सेवा के लिए आई हैं उन्हीं का ख्याल रखें, मेहरबानी होगी। मन हुआ कह तू पगली, मैं तो तेरे लिए ही इस घर में आई हूँ। तेरे पापा मुझे तेरे लिए ही ब्याह कर लाए। पर वह जिस तरह काट खाने को दौड़ रही थी, वहाँ ऐसी कोमल अनुभूतियों के लिए गुंजाइश ही कहाँ थी। इसके बाद मैंने उसे जब भी पुकारा या जब भी उसका उल्लेख हुआ, पारुल कहकर ही किया। इन्होंने 1-2 बार कहा भी, अरे मैं तो भूल ही चला था कि इसका नाम पारुल है। इसलिए तो मैंने ठान लिया है कि इसका असली नाम ही चलाऊंगी। कितना प्यारा नाम है। आपकी देखा देखी सब उसे निक्की निक्की कहते चले जाते हैं। कोई बच्ची है वो? चाय वाले प्रसंग की करवाहट भूलने में मुझे 2-4 दिन लगे। उसके बाद फिर मैंने कमर कस ली।
उसकी अनुपस्थिति में एक दिन मैंने उसके कमरे का मुआयना किया। ठीक वैसा ही था जैसा मैंने सोचा। उसे तरतीब देने की कोशिश में पूरे 3 घंटे खर्च हुए। मैंने पहले तो उसका बिस्तर ठीक किया, पलंग की चादर बदली, फिर खिड़कियों के पर्दे बदले, यहाँ वहाँ बिखरे कपड़े को समेटा, धुले अनधुले कपड़ों को अलग किया, मेज पर फैली किताबें कॉपियों को करीने से जमाया, ड्रेसिंग टेबल का शीशा साफ किया, शीशियों के ढक्कन यथास्थान रखे, स्टूल पर कैसेट्स के ढेर को स्टैंड में फिट किया, बाथरूम में नई साबुनदानियां रखी और गीले तौलिए सूखने के लिए फैलाए। इतना सब करने के बाद लक्ष्मी को झाड़ू लगाने की आज्ञा देकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। थक तो गई थी पर मन प्रसन्न था। सोचा पारुल भी देखेगी तो उसका जी खुश हो जाएगा। मुंह से चाहे कुछ ना कहे, मनी मन एहसान तो होगा कि माँ भी कोई चीज है। और ठीक 4 बजे उसकी लूना गेट के अंदर दाखिल हुई। मैं उठकर बैठ गई। पता नहीं किस अव्यक्त अनुभूति से मेरा हृदय धड़कने लगा। रोज की तरह वह सीधे अपने कमरे में गई और दूसरे क्षण मेरे सामने थी। धन्यवाद, उसने कहा, पर उसकी आंखें और उसका स्वर धन्यवाद का समर्थन नहीं कर रहे थे। आपने मेरे कबाड़ खाने को कमरे की शक्ल देने की कोशिश की, इसके लिए आभारी हूँ, पर भविष्य में यह कृपा दृष्टि ना कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वह उल्टे पांव कमरे में लौट गई। शोक और अपमान से सुलगती हुई पता नहीं मैं कब तक वहीं बैठी रही। अपमान की यह आवृत्ति तो पता नहीं कितनी बार हो चुकी है। उस दिन घर में कथा थी। रामधन का ही आग्रह था कि शादी के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ तो नहीं तो एक कथा ही हो जाए। उसने खुद बोल रखा था कि साहब का घर बस जाएगा तो कथा करवाऊंगा। उसके संकल्प का मान तो रखना ही था। बड़े उत्साह से मैंने सारी तैयारी की। इस घर में हालांकि कोई वातावरण नहीं था, पर माँ के यहाँ तो नित्य पूजा पाठ की परंपरा थी। सुबह शाम ठाकुर जी की आरती होती थी। धूप अगरबत्ती की महक से सारा घर सुवासित हो जाता था। मंत्रोच्चार से एक मंगलमय पवित्र वातावरण की सृष्टि होती थी। अपने उस परिवेश को उस दिन के लिए मैंने इस घर में भी जीवित कर लिया। बड़े मनयोग से पूजा स्थल को सजाया, संवारा, सुंदर अल्पना से अलंकृत किया। माँ जी की अलमारी से पूजा के सारे उपकरण निकालकर उन्हें चमकाया। बड़े उत्साह से प्रसाद बनाया। विधि विधान से पूजा हुई, कथा बाची गई और जब आरती का समय आया, पता नहीं क्यों मुझे दुर्बुद्धि हुई और मैंने लक्ष्मी से कहा, बिटिया को आवाज दे दो, आरती हो रही है। बिटिया रानी कमरे में अवतरण हुई, जीन्स और लूजर, उसकी रोज की पोशाक, पर पता नहीं क्यों पंडित जी के सामने जरा संकोच हुआ है। और जब आरती लेने का समय आया तो मुझसे नहीं रहा गया। बेटे, जूते पहनकर आरती नहीं लेते। बस वह एकदम पलटकर चली गई। ना आरती ली, ना प्रसाद दिया। मन एकदम खराब हो गया। मेरे ही अनुरोध पर इन्होंने अपने 1-2 मित्रों को सब परिवार खाने पर बुला लिया था। सोचा था जरा उत्सव का वातावरण हो जाएगा, पर उल्टे मातमी सन्नाटा सा छाया रहा। अजीब सा आलम था। मैं उस पर अपना पूरा स्नेह उड़ेल देने को बेचैन थी। अपनी ममता का आंचल फैलाए बैठी थी, लेकिन वह 16-17 साल की लड़की को गोद में लेकर दुलराया तो भी तो नहीं जा सकता। उससे तो दोस्ती ही की जा सकती है। पर जब जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने निर्ममता से झटक दिया। जब जब प्यार से उसे कुछ समझाना चाहा, तो बिच्छू सा डंक मारकर उसने मुझे आहत कर दिया। और कल रात तो हद हो गई। महारानी सुबह 8 बजे जो कॉलेज गई तो रात तक लौटी ही नहीं। ये सेमिनार के लिए दिल्ली गए हुए थे। मेरी तो चिंता से जान सूख गई। रामधन से कहा कि पास पड़ोस से कोई सहेली रहती हो तो पता कर लो, पर उसने साफ मना कर दिया। बोला बेबी गुस्साती है। उसने तो फ़ोन करने से भी मना किया था, पर मेरा मन ही नहीं माना और मैंने मेज पर यहाँ वहाँ लिखे नंबरों को घुमा दिया। 2 जगह तो कुछ पता नहीं चला, पर तीसरी ने बताया कि शायद मैच खेलने गई है, आप इस नंबर पर पता कर लें। नीलम के यहाँ उसकी मम्मी मिली। उन्होंने बताया कि लड़कियां खेलने गई हैं, लौटने में देर हो सकती है, चिंता की कोई बात नहीं, उनका कोच साथ में है। अगर बहुत रात को लौटेगी तो पारुल को भी अपने यहाँ सुला लेंगी। मैंने उन्हें धन्यवाद देकर फ़ोन रख दिया। संकोच के मारे यह नहीं पूछा कि क्या खेलने गई हैं और कहाँ गई हैं। एक माँ को इतना तो मालूम होना चाहिए। वैसे इतने दिनों में मैं यह तो जान ही गई थी कि पारुल टेबल टेनिस खेलती है और अपने कॉलेज की को रिप्रेजेंट करती है। जानकर सचमुच खुशी हुई थी, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि आपको बिना पूछे हर कहीं जाने की आज़ादी मिल गई। अगर कार्यक्रम ऐन वक्त पर तय हुआ है, तब भी फ़ोन तो किया ही जा सकता है। रात मैंने कैसे काटी मैं ही जानती हूँ। डॉक्टर घर पर नहीं थे, नहीं तो मैं इतनी रात उसे घर पर ले आती और सारे आदर्शों को ताक पर रखकर खूब खरी खोटी सुनाती। सोचा तो यही था कि सुबह जैसे ही वे घर में दाखिल होगी और खूब उसे आड़े हाथ लूंगी, लेकिन हुआ तो यह नहीं, उल्टे मुझी पर बरसकर चली गई और मैं बस चुपचाप सुनती रही।
रात को ये दिल्ली से लौटे तो मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया, पर इन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उल्टे बड़े लापरवाह ढंग से बोले, हाँ नीलम के यहाँ रह गई होगी, उसकी बड़ी पक्की सहेली है। मुझे बहुत ताव आया। एक मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो रात भर जागती रही, दिन भर सुलगती रही। जिनकी बेटी है उन्हें तो कोई चिंता नहीं, फिर अपने पर ही शर्म हुआ। बेटी क्या सिर्फ उन्हीं की है? मैंने तो डॉक्टर कुमार को उनके पूरे परिवेश के साथ स्वीकार किया, फिर क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? बाप की नज़रें जिन्हें पकड़ नहीं पाती, माँ की नज़रें क्या उन खतरों से गाफिल रह सकती हैं? सुबह मैंने फिर निश्चय कर ही लिया था। पतिदेव को रोज की तरह चाय नाश्ता देकर हॉस्पिटल भेज देने के बाद मैं फुर्सत में थी। पारुल कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। लक्ष्मी अभी आई नहीं थी। रामधन रसोई में अंडा फेंट रहा था। मैंने एक लंबी लिस्ट और पैसे पकड़ाते हुए से कहा, काका जरा बाजार का चक्कर लगाना होगा, तुम्हारे साहब लंबी चौड़ी फरमाइश कर गए हैं। अरे उनको फरमाइश का मौका तो अब लगा है, अब तक तो जो कच्ची पक्की बन गई सो खा लेते थे। वही तो सोचती हूँ, कुछ तो उनकी पसंद का बना लो, अब झटपट सामान लाए। अभी हाल चाहता है बिटिया का नाश्ता बना दे। वह तो मैं बना लूँगी, कहकर मैंने तुरंत गैस चलाकर फ्राइंग पैन चढ़ा दिया। अब अंडे का कटोरा मेरे हवाले करने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। बेचारा चुपचाप झोला उठाकर चला गया। अब मैदान साफ था। धावा बोलने का यही सुनहरा मौका था। मच चुके चौहान, मैंने अपने आप से कहा और इष्ट देव का जाप करते हुए दरवाजे पर नॉक किया। खुला है, वह हमेशा की तरह चीखी। नाश्ते की सजी हुई ट्रे लेकर मैंने कमरे में प्रवेश किया। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। शीशे में मेरा प्रतिबिंब देखते ही चौंक पड़ी। आप? हाँ। नाश्ते की ट्रे छोटी टेबल पर रखते मैंने सहज स्वर में कहा, रामधन जरा जरूरी काम से बाजार गए हैं। मैंने ऑमलेट बनाने की कोशिश तो की है, देखना जरा ठीक से बना है कि नहीं। वह तुनक कर बोली, आपने क्यों तकलीफ की? मैंने आपसे 1000 बार कहा है। मुझे याद है, मैंने उसे टोकते हुए कहा, पर वो क्या है ना बिटिया कि तुम्हारी बदकिस्मती से तुम्हारे पापा मुझे ब्याह कर लाए हैं। इस रिश्ते से अब घर के हर कमरे पर मेरा हक हो जाता है और घर के हर सदस्य की भूख प्यास देखना मेरा फर्ज बन जाता है। वह चकित थी। मुझे आतंकित करने का उसका प्रयास व्यर्थ हो गया। वह खींच कर बोली, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? बताती हूँ। मैंने इत्मीनान से पलंग पर बैठते हुए कहा, क्योंकि जो बात मैं कहने के लिए आई हूँ उसे कहे बिना तो मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। और मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरा कमरे में आना जरा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम मुझे शांति से सुन लो, ताकि तुम्हें भी जल्दी छुटकारा मिले और मैं भी अपना काम देखूं। शोभ, आश्चर्य और हताशा के मिले जुले भाव चेहरे पर लिए वह सामने वाली कुर्सी पर धम से बैठ गई। बोलिए। यह हुई ना बात, तो अब सुनो। कल तुम गुस्से में थी। मैं भी नौकरों के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज एक बात ध्यान से सुन लो। जब भी तुम्हें कहीं बाहर जाना हो या आने में देरी की संभावना हो, घर पर बता कर जाया करो। अगर समय पर प्रोग्राम बने तो फोन कर दिया करो। परसों वाला किस्सा दोबारा रिपीट ना हो। यह आपका हुक्म है, ऐसा ही समझ लो। पर मैं हुक्म सुनने की आदी नहीं, मानना पड़ता है। पारुल, तुम तो हॉस्टल में रह चुकी हो और जानती हो वहाँ भी एक डिसिप्लिन होता है। यहाँ तो आज़ादी से रहने दीजिए। यह तो घर है। आज़ादी का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता बेटे। घर में तो अनुशासन बेहद जरूरी है। हॉस्टल में तो वार्डन होता है, परंतु घर में तो स्वयं ही अपने नियामक होते हैं। क्यों? घर में आप है तो? और उसने चिढ़कर कहा, आप तो घर को जेल बनाकर रख देंगी। जेल? हाँ हाँ, और क्या, कौन सी कसर छोड़ी है आपने? जेल से भागे हुए कैदी की तरह ही तो मेरा पीछा किया जाता है। पता नहीं कितनों को फोन किया था उस रात। इससे तो अच्छा था पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देती। उफ, मुझे तो अपनी फ्रेंड्स के सामने आंखें उठाते शर्म आ रही थी। और कहते कहते सचमुच में रुआसी हो गई। कमाल है पारुल, तुम्हें इसलिए शर्म आ रही है कि हमने तुम्हारी खोज खबर ली, तुम्हारा पता ठिकाना जानने की कोशिश की। अगर हम तुम्हारी ओर से लापरवाह होकर बैठ जाते तो तुम्हें अच्छा लगता? इससे क्या तुम्हारी इज्जत बढ़ जाती? नहीं बेटे, इस तरह इज्जत नहीं बढ़ती, घटती है। शर्म की बात यह नहीं है कि घर पर किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है। शर्म की बात तो तब होती जब तुम दिन भर गायब रहती और कोई तुम्हें तलाश न करता। तुम इतनी फालतू नहीं हो पारुल, तुम इस घर की लाडली बिटिया हो। अच्छा खैर, अब नाश्ता कर लो। उस दिन नाश्ता अनछुआ ही रह गया। लक्ष्मी ने ट्रे मेरे सामने रखकर बड़ी अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा। मैंने कोई लिफ्ट नहीं दी और लापरवाही से कहा, आज मैंने बनाया था ना, अच्छा नहीं बना होगा, कोई बात नहीं, कैंटीन में खा लेंगे, वहां तो सब चीजें मिलती हैं। आलोचना का इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाने पर लक्ष्मी उदास हो गई। फिर बड़ी देर तक रामधन के साथ खुसुर फुसुर होती रही। शायद रामधन ने बताया भी हो कि आज बहू जी ने जबरदस्ती अपने हाथ का नाश्ता खिलाना चाहा था, तभी बेबी भूखी चली गई।
खैर जो भी हो। 4-5 दिन तक वह यूं ही अनमनी बनी रही। खाना भी ऐसा वैसा ही खाती रही। रामधन मनोहार भी करता रहा। मैंने ना ध्यान दिया, ना मनाने की कोशिश की। मैं वह सीमा पार कर चुकी थी। अब पहल उसे करनी थी। मैं तो केवल प्रतीक्षा कर रही थी, एकदम तटस्थ भाव से। पर मेरी यह तटस्थता कितनी सतही थी, इसका शीघ्र ही पता चल गया। उस दिन सुबह से ही रिमझिम शुरू हो गई थी। जाते समय पारुल रेनकोट के लिए गेट से लौट कर आई थी, यह मैंने देखा था। ये जब लंच के लिए आए, पानी तब भी बरस रहा था, पर हल्का था। हम लोग खाना खाकर लेटे ही थे कि बारिश तेज हो गई। 3 बजे तक तो उसने घनघोर रूप भी धारण कर लिया। देखिए तो कैसा धुआंधार बरस रहा है। सावन का महीना ना, अब भी नहीं बरसेगा क्या? मुझे तो पारुल की चिंता हो रही है। कॉलेज भी तो हमारा शहर के दूसरे छोर पर है। रेनकोट लेकर गई है ना? ओफो, ये पानी तो देखिए, ये क्या रेनकोट के बस का है? जिस पर वह लूना से गई है, पूरी भीग जाएगी। अरे तो घर आकर कपड़े बदल लेगी। आप तो कमाल करते हैं। तो मुझे क्या करने को कहती हो? उसे जाकर ला नहीं सकते? जरूर ला सकता हूँ, पर जानती हो ना वह लड़की कैसी तूफान है। मैं चला भी जाऊं तो क्या वह मेरे साथ आएगी? और लोगों के सामने मेरा तमाशा बन जाएगा। और देखो, कहीं फोन मत करना, उस दिन जैसा नाटक हो जाएगा। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मैंने चिढ़कर कहा। कैसे बाप हैं आप? पानी बरस रहा है, कोई प्रलय नहीं आया जो तुम इतना परेशान हो रही हो। उसकी बहुत सी सहेलियां वहीं आसपास रहती हैं, थोड़ी देर के लिए कहीं भी रुक जाएगी। नाउ रिलैक्स। किसी के रिलैक्स कह देने से क्या होता है? मेरी चिंता तो वैसे ही बनी रही। पता नहीं कितनी बार तो मैंने दरवाजे के चक्कर लगाए होंगे, पता नहीं कितनी बार तो कहा होगा, लड़की पता नहीं कहाँ रह गई। शाम को पानी का जोर थोड़ा कम हुआ, पर लड़की का कहीं पता नहीं था। मेरी व्यग्रता और बढ़ गई। सोच लिया कि अगर 7 बजे तक नहीं लौटी तो उसके पिता को गाड़ी निकालनी ही होगी। मैं घड़ी की सुइयों पर ही नजर गड़ाई थी कि रामधन की आवाज सुनाई दी। बहू जी, बेबी आ गई। मैं दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। देखा लथपथ चली आ रही है, साथ में 2 मूर्तियां और हैं। लीजिए साहब, संभालिए अपनी अमानत। अरे ऐसा तूफान मचाया, बस बरसते पानी में आना पड़ा। पागल, मैंने पारुल को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। अपने साथ आंटी को भी गीला कर दिया। फोन कर देती, पापा खुद जाकर लिवा लाते। उसने मुझसे नहीं कहा था बहन जी, वह तो अकेली ही आ रही थी। पर बताइए, जवान जहान लड़की को ऑटो में अकेली कैसे भेज देते? जमाना इतना खराब चल रहा है, लड़कियों को तो कुछ कहो तो बुरा लगता है। पर आप ही बताइए। अच्छा, आप भीतर तो आइए, ऑटो खड़ा है, उसे मैं विदा कर देती हूँ, ये आपको छोड़ाएंगे। पारुल, तुम जाकर झटपट कपड़े बदलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। भीतर जाकर मैंने रामधन को अदरक वाली चाय बनाने को आदेश दिया। लक्ष्मी के साथ हाथ ऑटो के पैसे भिजवाए, इन्हें तैयार रहने की सूचना दी, फिर 2 तौलिए लेकर बाहर आ गई। तब तक माँ बेटी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। मुझे लगा कि आगंतुक महिला भीतर आने को उत्सुक थी, तभी तो जरा से अनुरोध पर मान गई। डॉक्टर साहब शायद घर पर ही हैं? उन्होंने पूछा। जी हाँ, रोज तो 6 बजे निकल जाते हैं। आज पारुल की वजह से रुक गए, उसे लेने ही जा रहे थे, पर पता नहीं था ना कि कहाँ पर है। सब की सब हमारे घर पर इकट्ठा हो गई थी। मैंने भी वीसीआर लगा दिया, वही मैंने प्यार किया। पता नहीं कितनी बार देखती हैं ये लोग, पर आज तो पिक्चर आधी भी नहीं हुई और सबकी सब खड़ी हो गई। पारुल तो एकदम सड़क पर चलती। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रोका और साथ ले आई। बहुत डरती है आपसे? जी नहीं जी, डर तो होना ही चाहिए, चोट माँ की हो या बाप की। लड़कियों को थोड़ी तो दहशत होनी चाहिए। दरअसल चिंता हो जाती है, मैंने मिमियाते हुए कहा। एक बार पता रहे कि कहाँ है, फिर कोई बात नहीं। यही तो मैं इनसे कह रही थी कि घर में माँ होने से बहुत फर्क पड़ता है, भले ही वह। मम्मी, उनके सौतेली कहने से पहले लड़की ने डपट दिया। मम्मी, तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं, बस बोलती चली जा रही हो। डर वर की बात नहीं, दरअसल उसकी गीतांजलि और शाहीन में झड़प हो गई थी, इसलिए वह पिक्चर छोड़कर चल पड़ी थी। अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ था। मम्मी की आंखें उत्सुकता से फैल गई। बिटिया ने हताश होकर मेरी ओर देखा, फिर संक्षेप में बताया। अरे वो गीता और शाहीन है ना, बहुत नाटक करती हैं। खुद ही पिक्चर लगाने को कहा और खुद ही बीच में उठकर खड़ी हो गई। बोली कि देर हो रही है, घर जाएंगी। पारुल ने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बाद चलते हैं, घर तो सभी को जाना है। तो दोनों कहती क्या है, तुम्हारी बात अलग है, तुम तो फ्री बर्ड हो, घर पर कोई कहने सुनने वाला नहीं, लेकिन हमारी अम्मा लोग तो हमारी जान ले लेंगी। बस पारुल को ताव आ गया। अच्छा हुआ कि उसी समय चाय आ गई, पर प्रस्तुत घटना पर टिप्पणी करने से बच गई। चाय पीते ही बिटिया उठ खड़ी हुई, तो मजबूरन माँ को भी उठना पड़ा। मैंने इन्हें आवाज दी, तब तक पारुल भी कपड़े बदल कर आ गई थी। पानी अभी थमा नहीं था, इसलिए हम दोनों ने मेहमानों को दरवाजे से ही विदा किया। गाड़ी गेट से बाहर निकल गई, हम लोग भीतर आए। देखा पारुल के बालों से पानी टपक रहा था। मन हुआ उसके कंधे पर टॉवल खींचकर
उसका सिर अच्छे से पोंछ दूं, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने हल्की सी चपत लगाई थी। शायद वह मेरे अतिशय व्यग्रता का परिणाम था। बाल ठीक से सुखा लो पारुल, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। अपना ड्रायर भिजवा दूं क्या? वह सिर्फ मुझे देखती रही। अच्छा पहले गर्मा गर्म चाय तो पी लो, काका ने अदरक डालकर बढ़िया चाय बनाई है। चाय मैं कमरे में पी लूंगी, उसने मेरे हाथ से कप लेते हुए कहा। फिर जाते हुए दरवाजे पर ठिठक कर बोली, थैंक यू मम्मी। मैं खुश थी और चकित भी। रात को इच्छा हुई कि यह सुसंवाद इन्हें भी संवाद सुना दूं, पर अपने को रोक लिया। क्या पता यह उपलब्धि क्षणिक ही हो। हम खुद समझ नहीं पाते, पर हमारे अवचेतन में एक अदृश्य कंप्यूटर लगा होता है जो अपने आसपास की आवाजों को नोट करता रहता है। उसमें जरा भी व्यतिक्रम हो जाए तो मन चौंक उठता है। उस दिन ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे लूना की चिर परिचित आवाज कानों में नहीं पड़ी तो मन बेचैन हो उठा। फिर सोचा मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, लूना तो कल घर आई ही नहीं। किचन में जाकर राम धन से कहा, काका बेबी तैयार हो जाए तो ऑटो ले आना, लूना घर पर नहीं है। बेबी तो शायद कॉलेज नहीं जा रही, क्यों तबीयत खराब है क्या? कहा पता, पड़ी तो है। नाश्ता किया था? हाथ थोड़ा मुड़ा। मैं पलटकर अपने कमरे की ओर चल दी, पर रास्ते में ठिठक गई। मेरा कमरे में जाना उसे पसंद नहीं। झिड़क तो ना देगी, पर बीच रास्ते से लौटोगी तो नौकरों के उपहास का पात्र बनूंगी। पारुल, मैंने नॉक नहीं किया, जी कड़ा करके सीधे कमरे में दाखिल हो गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज कॉलेज नहीं गई? इसी से पूछा। मैंने अपने अनधिकार चेष्टा की सफाई देते हुए कहा। मुझे लगा कि अब वह कहेगी नहीं गई तो आपसे मतलब, पर वैसा नहीं हुआ। क्षीण स्वर में बोली, यूं ही नहीं गई, सिर जरा भारी लग रहा था, सोचा आज छुट्टी से। सिर तो भारी होगा, कल कितना भीग गई थी तुम। रात को याद ही नहीं रहा, पापा से एक आध गोली ले लेती तो ठीक रहता। वैसे गोली लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जुकाम तो अपनी मियाद पूरी करके ही पिंड छोड़ता है। हाँ, दवाई लेने से थोड़ा रिलीफ जरूर हो जाता है। और मुझे पता ही नहीं चला, बात कहते हुए मैं कब उसके पास पहुंची और सिर पर हाथ फेरने लगी। जब होश आया तो देखा मेरा वह स्पर्श उससे सहा नहीं जा रहा। उसके होंठ कांप रहे थे और उसने दोनों हथेलियों से आंखें ढक रखी थी। बीमारी की दशा में किसी का स्नेहिल स्पर्श क्या कयामत ढाता है, यह मुझे मालूम है। वह दिले लड़की मेरे सामने रोएगी नहीं, है मैं जानती थी। इसलिए मैंने कहा, काका ने बताया तुमने ठीक से नाश्ता नहीं किया। देखो, मैं अब भी फर्स्ट क्लास कॉफी बनाकर लाती हूँ, पीते ही तुम्हारी सुस्ती उड़न छू हो जाएगी। मैंने जानबूझकर किचन में काफी देर लगा दी। उसका सुबह का नाश्ता एक तरह से अनछुआ ही पड़ा था। मैंने साबूदाने के पापड़ और आलू के चिप्स तले, थोड़े से मखाने भी घी में भुने और फिर कॉफी के साथ सारा सरंजाम लेकर उसके कमरे में गई तो बिस्तर खाली था। मेरा अंदाजा सही था। जब वह बाथरूम से निकली तो उसका चेहरा और आंखें दोनों धुले धुले से थे। थैंक यू मम्मी, उसने कप हाथ में लेते हुए कहा। मन हुआ कि उससे कहूँ, माँ को यूं बार बार धन्यवाद नहीं देते, पर अपने को रोक लिया। मम्मी कह देने से ही कोई माँ नहीं हो जाती। जिस दिन वह मुझे माँ कहकर स्वीकार करेगी, औपचारिकता की यह दीवार अपने आप टूट जाएगी। रामधन काका गाड़ी चला लेते हैं ना? हाँ, क्यों? तुम एक चिट्ठी लिखकर दे दो तो वे गाड़ी उठा लाएंगे। वैसे नीलम की मम्मी उन्हें पहचानती तो होंगी ना। लेकिन नीलम के यहाँ क्यों जाएंगे? गाड़ी तो छाया के यहाँ है। तो कल जो आई थी वह छाया थी? और क्या, उसी के घर तो कॉलेज पास पड़ता है, इसलिए गाड़ी वहां रख देती हूँ। वह तो बेचारी बहुत अच्छी है, पर उसकी मम्मी शी इज सच अ बोर। और उन्हें अपनी ये नीलम की मम्मी, आपने नीलम की मम्मी समझ लिया? ओ नो, नीलम सुनेगी तो सिर पीट लेगी। तुम्हारे पापा भी सिर पीट रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ फंसा दिया मुझे। पूरे रास्ते एक मिनट को भी चुप नहीं रही। उनकी तो औरतों की भगजग सुनने की आदत भी छूट गई है, इसलिए अच्छा खासा ओवरडोज हो गया होगा। बात जरा सी थी, पर हम दोनों हंसी से लोटपोट हो रही थी। मेरे गले में फंदा ही पड़ गया। इस घर में आने के बाद पहली बार मैं इतना खुलकर हंसी थी। पारुल को भी मैंने पहली बार हंसते हुए देखा था। लगा था यह हंसी हमारी छाती में पता नहीं कब से जमी हुई थी। गलती मेरी ही थी। हंसी का दौर थमते ही उसने कहा, मुझे ठीक से इंट्रोड्यूस करवाना था, पर मेरा मूड उस समय इतना ऑफ था। हाँ, नीलम ने, मेरा मतलब है कि छाया ने बताया था। वह चुपे, पर उसकी मम्मी क्या समझी पता है? उन्हें लगा कि तुम मेरे डर से जल्दी घर भाग रही हो। ओह गॉड, शी इज इम्पॉसिबल। मैं एकदम गंभीर हो गई। सोचा, जो बात मैं इतने दिनों से मन में घुमड़ रही है उसे कह डालने का यही मौका है। हम दोनों के बीच ऐसे तरल क्षण पता नहीं फिर कब आए या नहीं। पारुल, एक बात कहूं? मेरे संजीदा अंदाज पर चौंक पड़ी। बहुत दिनों से तुमसे ये कहना चाह रही थी पारुल कि मुझ में और जो भी दुर्गुण है, मैं डरने की चीज नहीं। मुझसे तुम्हें अब कोई खतरा नहीं है। आप छाया की मम्मी को इतना सीरियसली लेने लगेंगी तो हो चुका। तुम गलत समझ रही हो। छाया की मम्मी ने तो बस इतना
किया है कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है। तुम यह डर अपने मन से एकदम निकाल दो पारुल कि मैं तुम्हारी किसी चीज में हिस्सा बटाने आई हूँ। जायदाद का मुझे लोभ नहीं, मुझे तो एक घर, एक जीवन साथी की तलाश थी, वह मुझे मिल गया, साथ ही प्यारी सी बिटिया भी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इत्मीनान रखो। मैं तुमसे तुम्हारे पापा का प्यार भी नहीं छीनूंगी, बल्कि मैं तो अपने हिस्से का प्यार भी तुम्हें देना चाहती हूँ। वह कुछ देर तक एकटक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, जायदाद की बातें तो मैं नहीं समझती। जहां तक पापा के प्यार का सवाल है, आप सारा का सारा ले सकती हैं, उसमें मेरा हिस्सा नहीं रहे, कभी रहा ही नहीं। मैं स्तब्ध रह गई। इतनी छोटी सी लड़की और कितनी बड़ी बात कह गई, कितनी बड़ी और कितनी कड़वी। बेटे, मैंने उसे सहलाते हुए कहा, प्यार जताना भी एक कला है जो सबको नहीं आती, खासकर पुरुष तो इस मामले में बहुत ही कम जानते हैं। अपने प्यार का प्रदर्शन करना उनके लिए बहुत कठिन होता है। क्या इसलिए उनके प्यार पर शक करना चाहिए? अगर वे गुस्सा जता सकते तो प्यार जताने से परहेज क्यों करते हैं? प्लीज मम्मी, आप उनकी वकालत मत कीजिए। उन्हें मैं आपसे बहुत पहले से जानती हूँ, उन्हें भी और उनके सब चहेतों को भी। इस घर में मुझे जितना प्यार, जितनी नफरत मिली है, सब मेरे मन में दर्ज है। वक्त आने पर सबका हिसाब बराबर करूंगी। आवेश में तमतमाया उसका वह चेहरा देखकर मुझे दहशत होने लगी। इतनी सी बच्ची और मन में इतना विष, अच्छा नहीं लगा। पारुल की हमउम्र अपनी भांजी और भतीजियां याद आई, जो तितली की तरह उड़ती फिरती हैं। जीवन का कोई सुख दुख उन्हें ज्यादा देर तक व्यापता नहीं। और यह लड़की, कितनी घाटी है इसके मन में। सहज स्नेह से वंचित बचपन इसे एकदम खूंखार बना गया। प्यार तो मुझे बस एक ही ने किया था, वही थी जिसने मुझे ममता का अर्थ समझाया, पर लोगों से यह भी नहीं देखा गया। मृत्यु पर तो किसी का वश नहीं है ना पारुल। मैं अपनी माँ की बात नहीं कर रही, वह तुनक कर बोली। उनके प्यार का तो स्वाद भी मुझे याद नहीं। मैं तो दीदा की बात कर रही हूँ। दीदा? हाँ, मेरी आया थी वह, पर मेरे लिए तो माँ ही थी। उसने ही मेरे लिए वह सब कुछ किया जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। मेरी पूरी दुनिया थी दीदा, मेरी ढाल थी, मेरी कवच थी। उसके रहते कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। फिर वह चली क्यों गई? वह क्यों जाती? परम पूजनीय दादी जी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी ना, इसलिए बीमारी के बहाने से निकाल बाहर किया। कितनी बड़ी थी उस समय तुम? यही कोई 8 साल। दिद्दा को तो भेज दिया, पर दादी से क्या कुछ संभलता था? मुझे फिर उठाकर नानी के यहाँ पटाखा है। नानी बेचारी बिस्तर से लगी थी, घर में मामी का राज था। उन्होंने सुबह शाम जली कटी सुनाकर मेरा खून सुखा डाला, फिर साल भर बाद वापस छोड़ गई कि हमारे बस का नहीं। फिर बुआ जी का आगमन हुआ। आप बुआ जी से मिली? नहीं तो जरूर मिलिएगा, जी खुश हो जाएगा। दादी की 2 कॉपी है। उन्हें तो लगा शायद उन्हें रिमांड होम का गार्डन बनाकर भेज दिया है। आते ही शुरू हो गई, 6 महीने में ही तंग आ गई। दादी से भी देखा नहीं गया, बोली लड़की को उठाकर हॉस्टल में डाल दो। पापा तो ठहरे श्रवण कुमार, माँ की बात टालने का सवाल नहीं था। और कितनी बड़ी थी तुम तब? 12वां चल रहा था। घर छोड़ने का दुख तो क्या होता, हाँ हॉस्टल की सख्ती रास नहीं आई कुछ दिन, फिर आदत पड़ गई। लेकिन जैसे ही पापा श्री को पता चला कि इसे हॉस्टल लाइफ रास आ गई है, घर ले आए। आप कहती हैं कि वे मुझे प्यार करते हैं, तो एक बार तो उन्होंने पूछा होता कि निक्की तुम्हें क्या अच्छा लगता है, किसके पास रहना चाहोगी, कहाँ रहोगी? बस मनमानी करते रहे, जैसे निक्की ना हुई कोई गुड़िया हो गई, जहाँ चाहो पटक दो। ये आखिरी बात कहते कहते उसका आवेश रुलाई में बदल गया। मैं विस्मित थी। कभी सोचा भी न था कि यह नन्ही सी जान अपने अंदर इतना दुख, इतनी वेदना, इतना आक्रोश समेटे है। मुझे आश्चर्य हो रहा था, और एक ही सांस में वह मुझसे सब कुछ कैसे कह गई। यह सब अनजाने में ही हुआ होगा। यह दुख बरसों से उसके मन में कुंडली मारे बैठा होगा। निश्चित ही अपनी सखी सहेलियों से उसने कभी अपना दर्द बांटा नहीं होगा, नहीं तो उसमें इतना आवेग ना होता। अपनी हमजोलियों के बोध में तो उसकी प्रतिभा एक दिलेर लड़की की है। उसके सामने वह अपनी करुण गाथा कभी नहीं दोहराएगी। मेरे सामने वह इतना नहीं खुलती, पर अपने पापा के प्रति गुस्से का इजहार करते करते वह कब भावुक हो गई उसे पता ही नहीं चला। पारुल, मैंने शांत स्वर में कहा, अगर मैं कहूँ कि वे तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें हॉस्टल से ले आए, तो क्या विश्वास करोगी? उत्तर में उसने मुंह बिचका दिया। अच्छा सुनिए, वो दिद्दा के बारे में आप कुछ बता सकेंगे? अच्छे भले सो रहे थे, एकदम उठकर बैठ गए। आंखें ऐसे जल उठी मानो मैंने कोई अक्षम्य अपराध कर डाला हो। समझ गई, लड़की ने यह तेवर बाप से ही लिए हैं। उसका भी गुस्सा नाक पर ही तो रखा रहता है। क्या जानना चाहती हो उसके बारे में? क्यों जानना चाहती हो? बस यूं ही, जरा सी क्यूरियोसिटी थी। देखो, तुम्हारा समय ना कटता हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या किसी क्लब में जाना शुरू कर दो, लेकिन ये नौकरों चाकरों में बैठकर गप्पे लड़ाना बंद करो।
मैं स्तब्ध रह गई। इस तरह भी कोई मुझसे बात कर सकता है? मुझे भी ताव आ गया। डॉक्टर कुमार, याद रहे कि मैं कोई 16-17 साल की बिहावली नहीं हूँ। आपको अपनी डिग्रियों का अंदाजा नहीं है, ठीक है। मेरी सीनियर लेक्चरशिप को आपने नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है, पर मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। क्या इस उम्र में मैं दूसरों के रहन सहन के तौर तरीके सीखने होंगे, अदब कायदे जानने होंगे? वे जैसे जमीन पर आ गिरे। सॉरी डार्लिंग, बेवजह ऑफ हो गया था, उन्होंने अपराध से कहा। बाद में उन्होंने मुझे क्रोधने की बहुत कोशिश की, पर मैं चुप बनी रही। एक बात उसी समय तय हो गई, पारुल की आया के बारे में अगर कुछ जानना भी हो तो मैं इनसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये बेवजह ऑफ नहीं हुए थे। हमारी उस छोटी सी अंतरंग बातचीत के बाद पारुल में एक सुखद परिवर्तन आ गया था। जबरदस्ती उड़े अकेलेपन से वह जैसे एकाएक घबरा उठी। मैं किचन में होती तो मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती, अपने कॉलेज की, अपने सहेलियों की बातें सुनाती, लेक्चरर की नकलें उतारती। मैं सुनती और सोचती, कम से कम इस काम के लिए तो माँ का घर में होना जरूरी है, नहीं तो बच्चा किसके सामने अपना जमा खर्च खोलेगा, किसे अपनी विजय गाथा सुनाएगा, किससे अपनी व्यथा कथा कहेगा। अगर कोई सुनने वाला ना हुआ तो तरस जाएगा बेचारा। पारुल भी तो तरस गई थी। उसके मन में कितना कुछ जमा हो पाया था, वही तो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मन का भार हल्का होने से उसके चेहरे का संतप्त भाव भी बिला गया। एक अपूर्व कोमलता से उसका मुख उल्लासित हो गया था। और जब कुछ करने को नहीं होता तो हम दोनों ताश या कैरम खेलने बैठ जाती। रामधन काका हमें चाय और पकौड़े बनाकर दे जाते। एक दिन पारुल ने पूछ लिया, आप रामधन को काका क्यों कहती हैं? बुजुर्ग है ना, फिर इस घर के पुराने नौकर हैं, नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो ये बातें किसी ने क्यों नहीं सिखाई। सिखाने के लिए घर में कोई होना तो चाहिए, क्यों नहीं थे? इतने सारे लोग थे जिस इस बात पर डांटते रहते थे, फिर कायदे की बात कभी किसी ने सिखाई ही नहीं। दूसरे ही क्षण उसके चेहरे का तनाव कम हो गया। बोली, रामधन, मैं भी अब से तुम्हें काका कहूंगी। रामधन काका। रामधन हंस दिया। बेबी की इस सनक को उसने गंभीरता से नहीं लिया, और वह लेने लायक भी नहीं थी। बरसों की आदत इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी। हाँ, लक्ष्मी और रामधन से बात करने का ढंग जरूर सौम्य हो गया था, लेकिन पापा से अभी तक उसकी कुट्टी बनी हुई थी। उनके हाथ पाते ही वे अपने दड़बे में घुस जाती। एक आध बार उन्होंने हमें साथ बैठे देख लिया था, हंसकर बाद में कहा था, युद्ध विराम चल रहा है, हाँ अब आप नजर तो ना लगाइए। एक दिन प्रसाद दंपति आ गए थे। डॉक्टर प्रसाद कुमार के दोस्तों में से सबसे घनिष्ठ हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही हंसमुख, खुश मिजाज और मिलनसार हैं। यूं तो पारुल कभी भी मेहमानों के सामने नहीं आती, पर प्रसाद अंकल से उसकी पटती है। वे आते ही उसे खींचकर बाहर निकालते हैं, कॉलेज के हालचाल पूछते हैं, कभी कभी आइसक्रीम खिलाने बाहर भी ले जाते हैं। उनके बच्चों के साथ तो वह एकदम बच्ची बन जाती है। उनका गदगदा छुटकू, जो 9 साल के अंतराल से पैदा हुआ, बड़ा प्यारा है। पारुल तो उस पर जान देती है, देखते ही लपक कर उठा लेती है। उस दिन भी पारुल ने छुटकू को देखते ही किताब फेंक दी, फिर रवि, शशि और नन्हे हनी को लेकर सीधे छत पर चली गई। उन लोगों की धमा चौकड़ी की गूंज नीचे तक आ रही थी। दीदी, मिसेस प्रसाद बोली, अब आप भी एक प्यारा सा खिलौना ले आइए। निक्की को बच्चों का कितना शौक है, देख रही है ना। इस उम्र में बच्चे की कल्पना भी मेरे लिए हास्यास्पद थी। संनियत स्वर में मैंने कहा, घर में जो 2 बच्चे पहले से हैं उन्हें ही तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, नई मुसीबत मोल लेकर क्या करूंगी। कोई मुसीबत नहीं होगी भाभी, अपने आप दोनों रास्ते पर आ जाएंगे, घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी, तो इस तरह भागते नहीं फिरेंगे। और क्या, भाई साहब तो जब देखो अपने मरीजों से ही घिरे रहते हैं। दीदी, आप भी कुछ कहती नहीं है। भाभी क्या कहेंगी, काम जो इतना फैला रखा है, समेटने में देर तो लगेगी। उस वक्त तो समय काटना एक समस्या थी। अकेला घर काटने को दौड़ता था, इसलिए बेचारा अपने को उलझाए रखता था। मैं दोनों की बातचीत तटस्थ भाव से सुन रही थी। एकाएक पूछ बैठी, आप इन लोगों को कब से जानते हैं डॉक्टर? कब से मतलब? हम लोग तो साथ में पढ़े हैं। तब तो आपने पारुल की मम्मी को भी देखा होगा। हाँ, मैंने तो देखा है, पर शायद संध्या ने नहीं देखा। क्यों डार्लिंग? हाँ, हम लोगों की शादी में वह नहीं थी। मैं जब पहली बार माता जी से आशीर्वाद लेने आई तो निक्की को देखा था, आया की गोद में चढ़कर घूम रही थी। तब बिन माँ की उस नन्ही सी बच्ची को देखकर बहुत दुख हुआ था। लेकिन वह आया भी एक गजब की थी भाभी, यह समझ लीजिए कि माँ से बढ़कर थी। तो इतनी अच्छी आया को उन्होंने निकाल क्यों दिया? यह आपसे किसने कहते? निकाला नहीं था भाभी, उसे टीवी हो गई थी। यहाँ घर में कैसे रखते? इलाज के लिए उसे हॉस्पिटलाइज तो करना ही पड़ा। कुमार ने खुद सारा इंतजाम किया था। वह जब तक ठीक नहीं हो गई, कुमार बराबर उसके इलाज के लिए पैसे भेजता रहा। उसके घर का पता जानते हैं? कुमार को मालूम होगा। नहीं, मैं उनसे नहीं पूछना चाहती, आप ही किसी तरह पता लगा सके तो लगाइए।
पता तो खैर टीवी हॉस्पिटल से मिल भी जाएगा, पर बात क्या है, मैं उसे वापस बुलाना चाहती हूँ। पर क्यों, अब तो वह बहुत बूढ़ी हो गई होगी। निक्की को भी पर आया की जरूरत नहीं रही। 8-10 साल में कोई इतना बुढ़ाता नहीं डॉक्टर, और निक्की को अब भी उसकी जरूरत है। उसके अवचेतन में अब भी वह बसी हुई है। उसे खोने का दुख उसके मन में ताजा है। मैं चाहती हूँ वह फिर से यहाँ आकर और पारुल का बचपन लौटा दे। कुमार राजी होगा? है मेरा जिम्मा रहा। पहले आप पता तो लगाइए। ट्रीट एज ए अर्जेंट केस स्टाफ प्रायोरिटी, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ भाभी। उसके बाद लगातार 3-4 दिन तक मैं डॉक्टर प्रसाद के फ़ोन की प्रतीक्षा करती रही। चौथे दिन वे खुद आ गए। वह जानबूझकर ऐसे समय आए जब उनके मित्र घर पर नहीं थे। मैंने ही मन उनकी समझदारी की दाद दी। भाभी, मैंने आपका काम तो कर दिया है, मतलब गंगाबाई का पता तो लगा लिया, बट आई एम अफ्रेड आप उसे घर नहीं ला सकेंगी। क्या मतलब? मैं उसका पता लेने टीवी हॉस्पिटल गया था। वहाँ पता चला कि 6 महीने पहले ही उसे फिर भर्ती किया गया है, और यह भी पता चला कि इस बीमारी में वह बहुत अगले दौर में पहुँच गई है। क्या टीबी भी रिलैप्स होता है डॉक्टर? यह तो राज रोग है भाभी, इसे चाहिए अच्छी गिज़ा, अच्छी देखभाल। गरीबों के घर पर यह सब कहाँ से मैसर होता है? फिर अपना कोई होता तो देखभाल करता। मैं तो भाई के घर में पड़ी हुई थी, वहाँ तो अपने ही खाने के लाले होंगे। गंगाबाई बेचारी तो इन असुविधाओं की आदी भी नहीं है, शुरू से ही बंगलों में रही है, अच्छा खाया है, अच्छा पहना है। भाभी के पियर में भी उसके ठाट थे, और यहाँ भी उसका दबदबा था। दूसरे भाल में तो वह जी ही नहीं सकती थी। तो क्या वह उनके पियर से आई थी? हाँ, निक्की की देखभाल के लिए उसे बुलवा लिया था। उन दिनों भाभी बीमार चल रही थी। उनकी मृत्यु के बाद उसके वापस जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। और भाभी, एक बात कहूँ? कहिए। मैंने निराश स्वर में कहा। निक्की और दिद्दा को लेकर मैंने पिछले दिनों कितने कल्पना चित्र बनाए थे, अब सब के सब मुझे मुंह चिढ़ा रहे हैं। भाभी, मुझे लगता है वह बुढ़िया ज़्यादा दिन नहीं खिंचेगी। हर डेज आर नंबर्ड। अगर निक्की को एक बार उससे मिलवा लाते तो उसका जी खुश हो जाता। आप इत्मीनान रखिए, मैं ही ले जाऊंगा उसे। डॉक्टर प्रसाद के साथ पारुल को भेजना कोई मुश्किल नहीं था। उनसे तो पारुल की दोस्ती थी, और वादे के मुताबिक वे दूसरे ही दिन आकर उसे ले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने दिवा स्वप्न में खो गई। पारुल आज कितनी खुश होगी, उसे लगेगा जैसे उसका बचपन लौट आया। और जब उसे पता लगेगा कि उसकी बिछड़ी हुई ममता से पुनः मिलवाने के लिए मैंने ही पहल की, तो वह कृतज्ञता से भर उठेगी। मन का सारा कलुष धुल जाएगा। प्रसाद अंकल उसे यह भी बताएंगे कि दिद्दा के इलाज का सारा खर्चा पापा उठा रहे हैं। फिर वह पापा को भी माफ कर देगी, और उसके पापा, वे तो कितने खुश होंगे। इस मधुर षड्यंत्र की मैंने भनक तक न लगने दी थी। अब पता चलेगा तो सिवा प्रशंसा के कुछ ना कर पाएंगे। उन लोगों को लौटने में कोई 2-2.5 घंटे लग गए। हॉस्पिटल शहर से दूर पहाड़ी पर जो था, मुझे लगा था गाड़ी से उतरकर वह सीधे मेरे पास दौड़ी आएगी, मेरे गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहेगी, हाय मम्मी, यू आर सो स्वीट। पिछले दिनों हम काफ़ी करीब आ गए थे, फिर भी एक औपचारिक दूरी बनी हुई थी, आज वह समाप्त हो जाए। लेकिन वह सीधे कमरे में चली गई। शायद अपना भावावेश मुझसे छिपाना चाहती हूँ। हाँ, प्रसाद जरूर थोड़ी देर बाद मेरे पास आकर बोले, बहुत खुश हुई बुढ़िया, बार बार बुलाई ले रही थी, माथा चूम रही थी, आपको और मुझे भी आशीष दे रही थी। लेकिन भाभी, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। शी इज़ अ कोलैप्स एनी टाइम। तो अच्छा ही हुआ जो आप लोग हो आए, नहीं तो जिंदगी भर का बलाल रह जाता, मुझे भी और बिटिया को भी। आप ठीक कह रही हैं, उन्होंने उठते हुए कहा। उन्हें विदा करके मैं गुनगुनाती हुई सीधे पारुल के कमरे में गई। मुझे क्या मालूम था कि मेरी प्रतीक्षा से में भरी बंदूक की तरह तनी बैठी थी। मुझे देखते ही फट पड़ी। क्यों भेजा था मुझे वहाँ? किसकी साजिश थी? बचपन की एक मीठी सी याद मेरे मन में थी, उसे भी आपने तहस नहस कर दिया। सौतेली माँ है ना आप, मेरा इतना सा सुख भी आपसे सहा ना गया, और आप सोच रहे हैं कि आपने बड़ा एहसान किया, मेरी पुरानी आया से मिलवाकर बड़ा नेक काम किया। पता नहीं कितनी देर तक वह इसी तरह बड़बड़ाती रही। मैं जड़मुख बनी उसके आरोपों को झेलती रही। प्रतिवाद करने का या आगे बढ़कर उसे सांत्वना देने का मेरा जरा साहस ना हुआ। उफ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि बचपन में इसी औरत ने मुझे पाला है। मुझे तो यह सोचकर भी झुरझुरी हो आती है कि मैं उसकी गोद में खेलती थी, उसके पास सोती थी। उसने बताया कि वह मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। छी, मुझे वहीं उबकाई आने लगी। उसका कमरा, उसका बिस्तर, उसके कपड़े किस कदर बास मार रहे थे। उफ, उसका दर्द मेरी पकड़ में आ गया। दिद्दा उसके लिए एक मधुर एहसास की तरह थी, पर इस मरणासन वृद्धा से उसका कहीं कोई मेल नहीं था।
उसका रोग जर्जर शरीर देखकर वह कांप गई। उसका स्नेहिल स्पर्श उसे लिजलीजा लगा, एक तिलिस्म था जो टूट गया, और अब वह उन किस्सों पर आंसू भर आई थी। मैं उसे समझाना चाहती थी कि पारुल, वक्त की मार किसी को नहीं बख्शती। हम सब धीरे धीरे काल के उसी अंधकूप की ओर बढ़ रहे हैं। वहां सब कुछ विरूप हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पर जीवन की नश्वरता का दर्शन समझने की भी तो एक उम्र होती है। पारुल तो अभी उस उम्र के दौर में थी जहाँ सब कुछ रसमय और रंगीन होता है। उसके लिए तो भविष्य का अर्थ विकास है, विनाश नहीं। वह इस कड़वे सच को, असुंदर यथार्थ को कैसे स्वीकारेगी? वह फिर लौट गई अपनी उसी कारा में जो उसने स्वयं निर्माण की थी। मैं फिर दूर फेंक दी गई। पहले भी हम दोनों में बोलचाल नहीं थी, पर तब इतना असहज नहीं लगता था। पर एक बार करीब आने के बाद फिर उसी स्थिति में लौट जाना बहुत कलेशकारक लगता था। उसके पापा अक्सर छेड़ देते, क्यों, युद्ध विराम समाप्त हो गया, संधि वार्ता विफल हो गई? तो मैं गुस्से में यह भी न कह सकी कि आप ही की नजर लग गई, बस शर्म से सिर झुका लेती। जीवन फिर पुराने ढर्रे पर चल पड़ा, एक रस और निरानंद। घर फिर द्वीपों में बट गया। इस बीच कई पर्व त्योहार आए, पर कोई हमें उल्लासित न कर सका, उल्टे वे हमें और अवसाद से भर गए। 30 सितंबर को पारुल का जन्मदिन था। मैं मनी मन कब से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा खासा हंगामा करने का प्लान था, सारी तैयारी भी कर रखी थी। पारुल ने बातों ही बातों में बताया कि अरसे से उसका जन्मदिन घर पर नहीं मना है। इतने दिन तक तो वह हॉस्टल में थी, पिछले साल पापा को याद ही ना रहा। मैंने तय कर लिया कि इस बार इतने सालों की कसर निकाल दूंगी, पर मेरा सोचा कुछ नहीं हुआ। पारुल ने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसके लिए प्यारी सी ड्रेस खरीदी थी जो उसने नहीं पहनी। उसके लिए 3 रंगों वाला नाव के आकार का केक बनाया था जो उसने नहीं काटा। उसकी सहेलियों के लिए कलात्मक निमंत्रण पत्र बनाए गए थे जो उसने नहीं भेजे। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। दशहरे पर हम लोगों ने जबलपुर जाने का कार्यक्रम बनाया, उसने मना कर दिया। दीपावली पर हमने पूरे घर का रंग रोगन करवाया, पर उसने अपना कमरा खाली नहीं किया। मैंने रंगोली से पूरा आंगन कर भर दिया, पर उसने झांक कर नहीं देखा। घर में मैंने मिठाइयों के ढेर लगा दिए, पर उसने प्रशंसा का एक शब्द नहीं कहा। भैया दूज पर मैंने खास तौर से डॉक्टर प्रसाद के परिवार को आमंत्रित किया, पर उसने बच्चों को टीका नहीं किया। पहले की भांति अब वह मुझ पर फुफकारती तो नहीं थी, पर अपनी उपेक्षा से मेरे हर प्रयास को विफल कर रही थी। मेरी 4-5 महीने की लंबी छुट्टी समाप्त होने की थी और मेरा मन फिर से ज्वाइन कर लेने को हो रहा था। इस ऊब से बचने के लिए कोई उपाय भी तो नहीं था। मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि उसने मुझे समय पर सद्बुद्धि दे दी, नहीं तो मैं एकदम से इस्तीफा देकर ही आ रही थी। ईश्वर से ज्यादा धन्यवाद तो भैया भाभी को और अपने सहयोगियों को देना चाहिए। उन्हीं लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि फिलहाल लंबी छुट्टी ले लो। और देखो, इस उम्र में एडजस्टमेंट बहुत कठिन होता है। नौकरी छोड़ दोगी तो लौटने का भी रास्ता नहीं रहेगा। एक पारुल की बात छोड़ दी जाती तो इस घर में मुझे सुख ही सुख मिला था, पर उस एक दुख ने सारे सुख का स्वाद छीन लिया था। सच, निश्चय और अनिश्चय के बीच झूलता हुई मैं एक दिन सचमुच इंदौर पहुंच जाती कि बीच में ही एक हादसा हो गया। उस दिन मैं रोज की तरह किचन में व्यस्त थी कि ये आए और गंभीर स्वर में बोले, प्रसाद का फोन है तुम्हारे लिए। मैं चौंक पड़ी। मेरे लिए? धड़कते दिल से रिसीवर उठाया। हेलो भाभी, बुरी खबर है। क्या? पूजनीय दिद्या चल बसी। मैं स्तब्ध रह गई। भाभी कुछ कहिए भी, क्या करना है? अब कहने को रह क्या गया है? मेरा मतलब, शुड वी टेल द किड? नो, डेफिनेटली नॉट, शी इज जस्ट अ किड, यू नो। अच्छा, अब आप इनसे बात कीजिए, मेरी कढ़ाई जल रही है। चोंगा इनके हाथ में देकर मैं भागने ही वाली थी कि इन्होंने हाथ पकड़कर रोक लिया। प्रसाद से 2 मिनट बात करके फोन रख दिया और मेरी तरफ मुखातिब हुए। उनकी मुद्रा में समझ गई कि मैं कटघरे में खड़ी हूँ। चलती हुई आंखों से उन्होंने पहला प्रश्न लगा, प्रसाद ने यह खबर पहले तुम्हें क्यों दी? मुझे भी तो दे सकता था। यह बात आप उनसे पूछते ना, ठीक रहता। उससे तो खैर पूछ ही गई, पर यह बताओ, इस औरत की मौत से तुम्हारा क्या वास्ता? ओफो, मेरा क्या वास्ता होगा? मैं बस मुझसे इसलिए पूछ रहे थे कि पारुल को बताना है या नहीं। मैंने कह दिया, कोई ज़रूरत नहीं। वह जब जिंदा थी पारुल ने देखा ही थी, बस। मैं रात में तो उस बच्ची को भेज नहीं सकती थी ना। पारुल अस्पताल गई थी एक दिन। प्रसाद लिवाले गए थे। सुझाव किसका था? मेरा था। यही सुनना चाहते हैं ना आप? अब आप यह भी कहेंगे कि यह बात मुझसे क्यों नहीं कही? तो हुजूर, शुरुआत आपसे ही की थी, पर आप तो उस नाम को सुनते ही भड़क गए थे। उस समय आप क्या यह सुनने की स्थिति में थे कि पारुल अपनी आया को भूल नहीं पाई?
अब भी वह उसे इतनी ही शिद्दत से याद करती है? क्या आपके पास यह सोचने समझने की फुर्सत थी कि वह अपनी दीदा के लिए कितनी बेचैन है, और आपकी उस फुर्सत का इंतजार मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस औरत के पास गिनती के दिन थे। आज मैं खुश हूं कि आपकी नाराजगी का खतरा उठाकर भी मैंने यह पहल की। आपको और कुछ कहना है? क्या कहते बेचारे मुंह लटका कर रह गए। विजय के उन क्षणों में मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मेरी यह उदात्त कोशिश कितनी नाकाम रही। मेरा आत्मविश्वास का ध्रुव कैसे भर कर गिर पड़ा। उस दिन नाश्ता किए बिना ही वे घर से निकल गए। शायद मुझे दंड देने का इससे अच्छा तरीका उन्हें याद नहीं आया। सुबह के गए, रात को लौटे, आते ही सीधे नहाने चले गए। मैं समझ गई कि दिवंगता को श्रद्धांजलि देकर लौटे। अच्छा भी लगा, इतना हक तो उस गरीबनी का बनता ही था। अब मेरे सामने केवल एक समस्या थी। पारुल को बताऊं, या बताऊं भी तो कैसे? वह तो मुझसे रुक भी नहीं मिलाती। इतनी बड़ी बात एकदम मुंह फेर कर तो मारी नहीं जा सकती ना, कुछ माहौल तो बनाना पड़ेगा। और वह इस स्थिति में ये संभव नहीं, और अगर ना बताऊं तो कल को वह इसी बात पर आरोपों की झड़ी लगा देगी और मुझसे और दूर छिटक जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग रात के सन्नाटे में फोन की घंटी बजी तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। तब तक इन्होंने चौंगा उठा लिया था। जब तक वे बात करते रहे मैं बदहवासी उन्हें देखती रही। रिलैक्स डार्लिंग, उन्होंने फोन रखते हुए कहा। डॉक्टर के घर में जब तक घंटी बजती रहती है तुम्हें अब तक आदत नहीं हुई? धीरे धीरे ही तो होगी, मैंने छेपते हुए कहा। दरअसल सुबह सुबह फोन पर यह खबर सुनी ना, तब से दिमाग खराब हो गया। फिर कुछ रुक कर पूछा, आप वहाँ गए थे ना? हाँ, जाना तो था ही, गया भी था, और कफन दफन का, मेरा मतलब है अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम किया। क्या उनके परिवार वाले नहीं है? आए थे, पर सबके साथ हाथ हिलाते हुए चले गए। बॉडी कोई गांव नहीं ले जाना चाहता था, और फिर यही सब करना पड़ा। चलिए अच्छा ही हुआ, इस घर से दाना पानी बंधा था उनका, आखिर तक निभ गया, यही खुशी है। और फिर कुछ क्षण रुककर बड़े साहस के साथ मैंने कहा, सुनिए, मुझे उनके बारे में कुछ बताएंगे? इस बार उन्होंने आंखें नहीं तरेरी, न गुर्राए, बल्कि शांत स्वर में बोले, क्या जानना चाहती? यही कि वे कौन थी, कहाँ से आई, इस घर में उनका वजूद क्या था? ऐसा कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। रमा के भतीजों की आया थी, रमा की बीमारी में यहाँ आई थी। खासियत बस यही थी कि जब तक मेरे ससुर जीवित रहे उसकी तनख्वाह उस घर से ही आती रही। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस समय फुल टाइम आया रखने की मेरी हैसियत नहीं थी। हम लोग यानी मैं और अम्मा उसके लिए इतने उत्सुक नहीं थे, बस किसी तरह एडजस्ट ही कर रहे थे। पर रमा असुविधाओं में जीने की आदी नहीं थी, इसलिए उसके पिताजी को दया आ गई। पर उनकी यह दया, यह मेहरबानी हमें बहुत महंगी पड़ी। क्यों? अपने ही घर में हम जैसे किसी के आश्रित हो गए। उसकी उपस्थिति हमें एक हीन बोध से भर देती थी। वह भी हमें हिकारत से देखती थी। मेरा तो फिर भी थोड़ा लिहाज करती थी, पर अम्मा अम्मा को तो उसने कभी मालकिन का दर्जा ही नहीं दिया। बेचारी अम्मा, वे तो नौकरानी की नौकरानी बन गई। वे दीदा के लिए चाय बनाती, नाश्ता देती, रोटियां सेकती, और दीदा नाक मुंह सिकुड़कर खाती और अपने साहब को कोसती कि बेबी को उन्होंने किस कुएं में पटक दिया। क्या वे लोग बहुत अमीर हैं? अमीर थे। रमा के डैडी की शेयरिंग प्रैक्टिस थी, बहुत कुशल सर्जन थे। अपनी उंगलियों के कमाल से उन्होंने वैभव का साम्राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन उस साम्राज्य का योग्य उत्तराधिकारी उन्हें नहीं मिला। बेटा उनका डॉक्टर नहीं बन सका। शायद इसलिए उन्होंने रमा के लिए मेरा चुनाव किया था। सोचा होगा, यह गरीब घर का बिना बाप का लड़का आसानी से काबू में आ जाएगा, और मेरे पास अपना अलग साम्राज्य बनाने की कबूत थी। जो सोचा था वह मैंने करके भी दिखा दिया, पर देखने के लिए रमा न रही, न उसके डैडी। उन्होंने तो बस मेरे संघर्ष का दौर ही देखा। उन्हें, मेरा मतलब पारुल की मम्मी को क्या हो गया था? दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने अबॉर्शन की सलाह दी, वह भी करवा लिया, पर पता ही नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गए। हालत बिगड़ती ही चली गई। कार में डालकर मुंबई भी ले गए, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। 15वें दिन उसका शव को लेकर ही लौटना पड़ा। उन्हीं दिनों दीदा इस घर में आई थी। हम लोग तो उन दिनों रमा को लेकर परेशान थे। घर में बस अम्मा थी और वह थी, पर एक नफरत का बीज कब पड़ गया पता ही नहीं चला। एक खाई सी थी दोनों के बीच, जो बढ़ती ही चली गई। रमा जब तक रही तब तक तो सब कुछ दबा ढका रहा, पर उसकी मृत्यु के बाद दोनों का परस्पर तिरस्कार और घृणा जैसे मुखर हो गए। बहुत कठिन दिन थे वे। मैं रमा के वियोग से आहत था। प्रैक्टिस की कश्मकश जारी थी, और इधर घर पर जैसे जंग छिड़ी हुई थी। मैं परेशान हाल घर लौटता तो यहाँ अदालत शुरू हो जाती। मैं बच्ची का ढंग से पता भी नहीं कर पाता।
इन्हीं दोनों की चिक-चिक मेरा दिमाग चाट जाती। दोस्त, रिश्तेदार, साथी, डॉक्टर रोज़ सलाह देते कि शादी कर लो, बच्ची बड़ी हो जाएगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी। वह फिर आसानी से नई माँ को स्वीकार नहीं कर पाएगी। अम्मा भी इसरार करती, पर मेरी हिम्मत ही ना पड़ती। घर में तीसरा मोर्चा खोलने की मेरी ताकत नहीं थी। 5 साल तक घर में यह नाटक चलता रहा और हम माँ बेटे बच्ची को बर्बाद होते देखते रहे। अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी और बिगड़ैल बना दिया। उसमें गलत संस्कार पड़ रहे थे। वह दादी को तो किसी गिनती में नहीं लाती थी, बस थोड़ा बहुत मुझसे डरती थी। उसे डराना मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर सोचता कि किसी का तो खौफ हो, नहीं तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। फिर धीरे धीरे सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर होता चला गया। मैं समझ गया कि इस घर में उन दो औरतों का साथ रहना मुश्किल है। किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा, और जाहिर था मैं अपनी माँ को तो कहीं भेज नहीं सकता था। तो इसलिए दीदा को निकाल बाहर किया? नहीं, इतनी बेदर्दी से नहीं निकाला, पर यूँ कहो कि इत्तेफाक से मुझे एक कारण मिल गया। उन दिनों दीदा बहुत खांसने लगी थी। अम्मा ने कई बार बताया कि उसकी खांसी के मारे वे रात भर सो नहीं पाती, पर मैं इसे भी शिकायत का एक पैंतरा समझकर टाल गया। पर ज़्यादा दिन तक अम्मा को अनसुना न कर सका। मुझे भी दीदा की खांसी सुनाई देने लगी। उस समय तो हम छोटे से घर में थे, तब आज जैसा बड़ा बंगला नहीं था। खांसने की आवाज़ कहाँ तक छिपती। मैरी ने एक बार दीदा को खून थूकते हुए भी देखा, जिसे वह पान की पीक बताती रही। फिर मुझे चिंता हुई। बड़ी मुश्किल से निक्की का वास्ता देकर उसे डॉक्टरी जांच के लिए राजी किया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरा शक सच निकला। उसे टीबी हो गई थी। लेकिन टीबी तो कोई लाइलाज बीमारी नहीं। लेकिन बीमारी तो है ना, और इलाज भी करना पड़ता है। एक बार पता चल जाने के बाद क्या उसे घर में निक्की के पास रखा जा सकता था? मैंने उसे यहाँ टीबी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 2 ढाई साल बाद वह ठीक हो गई, पर मैं उसे वापस घर नहीं लाया, उसके गाँव ही भेज दिया। पर वह जहाँ कहीं भी रही, मैं उसे बराबर पैसे भेजता रहा। आज उसकी अंतिम किस्त भी मैंने दे दी। इतनी देर से मैं पेट के बल लेटकर कोहनियों पर सिर टिकाए उनकी बातें सुन रही थी। दीदा की कहानी का पटाक्षेप होते ही मैंने एक निश्वास भरा और करवट बदलकर लेट गई। मन बेहद उदास हो आया था, परंतु इस समय जिस अनजान अनदेखी वृद्धा के प्रति मन में करुणा उमड़ रही थी, वह दीदा नहीं, पारुल की दादी थी। बेचारी, बेटे की शादी के कैसे कैसे अरमान संजोए बैठी होंगी, पर मिला क्या दुख, निराशा, अपमान। रजनी जी, उसके बाद की कहानी नहीं सुनोगी? मैंने एकदम पलटकर देखा। इसके बाद मतलब? यह तो निक्की की आया की कहानी थी। निक्की की कहानी तो सुनो। वह मुझे मालूम है। दीदा की चली गई तो मामा के यहाँ भेज दिया। वहाँ मामी की पैनी जबान ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। वहाँ से लौटी तो कर्कश बुआ के पल्ले पड़ गई। फिर उनसे भी नहीं संभली तो हॉस्टल में पटक दिए। यही ना? तुम्हें तो 4 लाइनों में सारा इतिहास समेट कर रख दिया। पर जानती हो, इसे जीने के लिए मुझे 8 लंबे साल लग गए, और मैं उतना दुष्ट भी नहीं जितना तुम मुझे साबित करना चाहती हो। मैंने अपनी ओर से तो
स्नेह से वंचित। लाड़ दुलार के लिए तरसती 10-12 साल की निक्की आसानी से उनके हाथ आ गई। वह दिन भर उनसे चिपटी रहती। दीदी देखती और सुलग उठती। अम्मा देखती मन महसूस कर रह जाती। आखिर एक दिन अम्मा ने मुझसे कह दिया, बेटा इन बूढ़ी आंखों में अब चौकीदारी करने की ताकत नहीं। तू अपनी लड़की को सर्वनाश से बचाना चाहता है तो हॉस्टल में डाल दे, नहीं तो मैं सुख से मर भी नहीं पाऊंगी। अम्मा ने जीवन भर इतना सहा था कि मैं उनके दुखों का बोझ और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वही किया जो अम्मा ने चाहा। बच्ची के कल्याण का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, पर पता नहीं कहाँ क्या गलत हो गया। जिसके लिए सारी उठापटक करता रहा वही मुझसे रूठ गई। मैं तरस कर रह जाता हूँ, पर वह मुझसे बात नहीं करती है। करती भी है तो उसकी जबान पर जैसे कांटे उगाते हैं। लहू लुहान कर देती है वह मुझे। उसकी आंखों में झांकती घृणा मुझे अपनी ही नज़र में छोटा बना देती है। मैं उससे इससे आगे वे बोल नहीं पाए। पुरुष थे इसलिए इसी से जब्त कर सके, नहीं तो फफक कर रो ही पड़ते। मुझे अपने ही ऊपर शर्म हो आई। हमेशा पारुल के लिए ही सोचती रही मैं। मेरी बगल में लेटा हुआ व्यक्ति यह भी तो बिल्कुल अकेला है। इसे भी तो अपनों ने ही छला है। किसी ने स्नेह का संवेदना का स्पर्श नहीं दिया, केवल समस्याएं ही तो दी हैं। आपकी भूल क्या थी बताऊं? मैंने उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। जिसके लिए आपने इतनी उठापटक की, उसके मन में झांकने की, वहां लिखी इबारत पढ़ने की आपने कभी कोशिश ही नहीं की। परिस्थितियों पर आपका वश नहीं था, मंजूर है, पर उनकी व्याख्या तो की जा सकती थी। अपनी मजबूरियां तो समझाई जा सकती थी। आपने सोचा होगा छोटी सी बच्ची है, क्या समझेगी। यहीं तो आप चुप गए। बच्चे बहुत समझदार होते हैं। शत्रु मित्र की पहचान वे फौरन कर लेते हैं। उनके संवेदनशील मस्तिष्क पर हर बात का जल्दी और गहरा असर होता है, इसलिए उनके राग द्वेष भी स्थायी होते हैं। पर मेरे पास उस समय इतना सोचने समझने की फुर्सत ही कहाँ थी। मैं तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में ही व्यस्त था। इसलिए तो यह मोर्चा हार गए। मैंने उस गंभीर प्रसंग को हल्के फुल्के ढंग से समाप्त कर दिया ताकि वातावरण में तनाव कुछ कम हो, और हुआ भी। थोड़ी ही देर में इनकी नाक बजने लगी, लेकिन मैं सुबह तक आंख नहीं झपका सकी। मैं कमरे में बैठकर बुनाई कर रही थी। वह दंदनाती हुई सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बुलाया था? हाँ, तुम्हारे मामा के यहाँ से मनी ऑर्डर आया है और राहुल की चिट्ठी भी। चिट्ठी? चिट्ठी किस खुशी में? दरअसल हुआ यह कि राखी पर तो मैं चूक गई, पर मैंने तुम्हारे मामा जी को भाई दूज का टीका जरूर भेज दिया था। उसी पत्र में बच्चों के नाम तुम्हारा टीका भी भेज दिया था। उसी का जवाब आया है। तुम्हारे मामा जी ने भी बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। आप मेरे लिए रिश्तेदार क्यों जुटा रही हैं? मैंने आपसे उसी दिन कह दिया था मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उस दिन की बात और थी पारुल। वे प्रसाद अंकल के बच्चे थे। उसे तुम रिश्ता जोड़ना कह सकती हो, पर ये तुम्हारे अपने भाई हैं, तुम्हारे मामा के लड़के हैं। नहीं, ना तो मेरा कोई मामा है ना भाई। आप ये चिट्ठी और रुपये अपने पास ही रखिए। कमॉन पारुल, इतना गुस्सा नहीं करते। अच्छा 5 मिनट जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस तरह तनकर खड़ी हो जाती हो तो मुझे टेंशन हो जाती है। अनिच्छा से ही सही वह पलंग की पाटी पर बैठ गई, जैसे किसी भी क्षण उठकर चली जाएगी। अच्छा यह बताओ, तुम्हारा यह गुस्सा असल में किस पर है? मुझ पर या अपने भाइयों पर? अगर भाइयों पर है तो उन्हें माफ़ कर दो। अरे बचपन में तो सभी भाई बहन लड़ते झगड़ते हैं, सगे हों तब तो और भी ज़्यादा। मेरी माँ कहती थी कि बचपन में जिनमें लड़ाई होती है, बड़े होकर वे भी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। तो बेटे बचपन की बातें इतने दिनों तक थोड़े ही याद रखते हैं, सब भूल जाते हैं। देखो तुम्हारे भाई भी भूल गए, तुम भी उन्हें माफ़ कर दो। और अगर तुम मुझसे नाराज हो पारुल, तो विश्वास करो मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। मेरा इरादा तुम्हारा जी दुखाने का नहीं था। दरअसल मैं तुम्हें उस जगह कभी ना भेजती पारुल, पर मुझे उस मरनासन औरत की इच्छा का मान रखना पड़ा। फांसी पर चढ़ने वाले की भी अंतिम इच्छा पूजी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। फिर तो ये तुम्हारी दीदा थी। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि दीदा ने तुम्हें एक बार देखना चाहता। तुम उन्हें कितना याद करती हो, उससे कहीं ज़्यादा वे तुम्हें याद करती थी। तुम्हारे पास तो फिर भी एक दुनिया थी, स्कूल की, कॉलेज की, पुस्तकों की, सिनेमा की, सहेलियों की, लेकिन उनके पास तुम्हारी यादों के सिवा क्या था? इसलिए उनकी इच्छा का मान तो रखना ही था। इतना हक तो उनका बनता था। उनके प्यार का कर्ज था तुम पर, उसे तो चुकाना ही था। सबको अपने हिस्से का कर्ज खुद ही उतारना पड़ता है। तुम्हें पाल पोसकर दीदा ने इस घर पर जो उपकार किया था, पापा बराबर उसका हिसाब चुकाते रहे हैं। अंतिम संस्कार तक उन्होंने अपना यह कौल निभाया है। अंतिम संस्कार किसका? यही कहने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। चिट्ठी तो कोई भी तुम्हारे कमरे में दिया था, पर यह खबर तो मुझे ही देनी थी ना। पारुल, दीदा नहीं रही,
उसका सिरहाना मैंने साफ देखा। अच्छा हुआ जो तुम लोग उस दिन अस्पताल हुआ है। तुम्हें देखने की बड़ी साध थी उन्हें, नहीं जाती तो मन में पछतावा रह जाता। वह पलंग की पार्टी पर बैठी थी, धीरे से मेरे पास सरक आई। मम्मी, मुझे क्या फिर वहां जाना पड़ेगा? मैंने देखा उसके होठ कांप रहे थे और चेहरे पर भय पुता हुआ था। मृत्यु से साक्षात्कार करने का हौसला कितनों के पास होता है। फिर यह तो लाख दिलेर सही थी तो नन्ही सी लड़की ही। उसके बदहवास चेहरे को देखकर मुझे प्यार हो आया। उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थामकर मैंने कहा, नहीं बेटे, तुम वहां क्यों जाओगी? प्रसाद अंकल ने कल पूछा भी था, पर मैंने साफ मना कर दिया। बच्चे कहीं ऐसी जगह जाते हैं? थैंक यू मम्मी, उसने कहा और धीरे से अपने को छिड़ा लिया। थोड़ी देर तक दीवार की ओर ताकते हुए चुपचाप बैठी रही, फिर सहमी सी आवाज में बोली, उस दिन उन्हें अस्पताल में देखकर मेरा मन कैसा तो हो गया था। वे बाहों में भरकर मुझे प्यार कर रही थी और मैं भागने के लिए छटपटा रही थी। वे मेरी बलाई ले रही थी तो मन ही मन उन्हें कोस रही थी। उन्हें ये सब पता तो नहीं चला होगा ना? उसका स्वर इतना करुण था कि सांत्वना देना जरूरी हो गया। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, नहीं बेटे, उन्हें कुछ पता नहीं चला होगा, क्योंकि जो प्यार करते हैं वे आंखें मूंद कर प्यार करते हैं। अपनों की गलतियां देखने वाली नजर ही उनके पास नहीं होती। सच मम्मी, उसने कहा और मेरी गोद में दुबक गई।